उम्र सिर्फ 19 साल। लेकिन 1995 में क्रिस्टोफर जेबर्क वो नाम बन गया जिसने FBI, लोकल पुलिस और पूरे सिस्टम को महीनों तक उलझाए रखा। सिर्फ 1 साल में 10 से ज्यादा बैंक लूट, 2 बार जेल से फरार और आखिरकार FBI की मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स लिस्ट में उसका नाम जुड़ गया। नॉर्थ ऑगस्टा में एक बैंक डकैती और अपहरण से शुरू हुआ ये केस धीरे धीरे अमेरिका के ईस्ट कोस्ट तक फैल गया, जहां जेबर्क हर बार कानून को एक कदम पीछे छोड़ता रहा। लेकिन सवाल उठता है, वो भागता क्यों था? क्या वो अकेला था? और सबसे अहम, उसे आखिरकार कैसे पकड़ा गया? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आज की इस ट्रू क्राइम स्टोरी में। लेकिन शुरुआत करने से पहले, अगर आपको हमारी ट्रू क्राइम सीरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर केस आपके सामने ला सकते हैं। साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया के बीच बहती है एक नदी, सवाना नदी। इसी रिवर के किनारे बसा है एक छोटा और शांत इलाका, नॉर्थ ऑगस्टा। यहाँ की जिंदगी बहुत सिंपल है। लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं और शुक्रवार की इवनिंग्स अक्सर पीसफुल होती हैं। लेकिन 1995 की वो अक्टूबर वाली इवनिंग कुछ अलग थी। ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पार्कर और ब्रेंडा शॉ अपनी नन्ही पोती ब्रियाना को लेकर घर लौट रहे थे। हर हफ्ते की तरह ये उनका रूटीन था। क्योंकि उनकी बेटी एमी शॉ बैंक में लेट ड्यूटी करती थी, तो जब तक एमी का काम खत्म होता, पार्कर और ब्रेंडा ब्रियाना का ख्याल रखते थे। उस दिन भी सब कुछ वैसा ही लग रहा था जब तक वो घर नहीं पहुंचे। जैसे ही पार्कर ने गराज का दरवाज़ा रिमोट से खोलना चाहा, कुछ गड़बड़ थी। रिमोट ने काम करना बंद कर दिया। थोड़े परेशान होकर पार्कर घर के अंदर गए गराज को मैनुअली खोलने के लिए। लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस बार घर की खामोशी के पीछे डर छिपा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, 2 अनजान आदमी अचानक सामने आ गए। एक पल में ही उन्होंने पार्कर को काबू में कर लिया, डक्ट टेप से बांधा और सीधा बेडरूम में बंद कर दिया। बाहर ब्रेंडा अब भी ब्रियाना को गोद में लिए खड़ी थी। सोच रही थी, इतनी देर क्यों हो रही है? तभी गराज का दरवाज़ा खुला, लेकिन उसके पीछे कोई अपना नहीं था। चलो अंदर, ये मजाक नहीं है, एक गनमैन चिल्लाया। उसने उन्हें धक्का दिया, सीधा उसी बेडरूम में ले गया जहां पार्कर पहले से बंधे हुए थे। अब पूरा शॉ फैमिली उन गनमैन के कब्जे में था। उन्होंने जो भी कीमती चीज मिली, कैश, कार्ड्स, सब लूट लिया। लेकिन उनकी असली मंशा कुछ और थी। जो शख्स लीड कर रहा था, उसने साफ कहा, हम यहां तुम्हारी बेटी के लिए आए हैं और बैंक के पैसे के लिए। उनका प्लान था एमी के घर लौटने का इंतजार करना, उसे कंट्रोल करना और फिर बैंक को लूट करना। अब ब्रेंडा को लिविंग रूम की एक विंडो के सामने खड़ा कर दिया गया, जहां से साफ दिखता था कि एमी कब आएगी। और अब उनका असली खेल शुरू होने वाला था। लेकिन जैसे ही एमी घर पहुंची, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जो दरवाज़ा आमतौर पर खुला रहता था, वो इस बार लॉक्ड था। एमी को एक पल में समझ आ गया, कुछ ठीक नहीं है। घर के अंदर से गनमैन ने ब्रेंडा को दरवाजे की तरफ भेजा ताकि बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगे। जैसे ही एमी ने नॉक किया, मेन सस्पेक्ट ने खुद दरवाज़ा खोला और बिना एक पल गवाए एमी को पकड़ लिया। अब तस्वीर साफ हो चुकी थी। उन्होंने एमी को बताया कि वो काफ़ी समय से उसे मॉनिटर कर रहे थे। उसकी डेली रूटीन, कब आती है, कब जाती है, कब वल्नरेबल होती है, सब कुछ उन्हें पता था। अब अगला स्टेप था बैंक रॉबरी। उन्होंने एमी से पूछा, बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम कैसे काम करता है? एमी को अपनी ट्रेनिंग के दौरान यह सिखाया गया था कि ऐसे हालात में अगर कोई ज़्यादा विरोध करे तो चीज़ें और ख़तरनाक हो सकती हैं। इसलिए उसने काल्म रहते हुए जवाब दिया, मैं आपको बैंक तक ले जा सकती हूँ, लेकिन वॉल्ट खोलने के लिए 2 कोड्स की ज़रूरत होती है और मेरे पास सिर्फ एक है। लीडर का जवाब था, जो होगा देखा जाएगा। और साथ ही दी गई एक साफ धमकी, अगर कोई चालाकी की तो इसका असर तुम्हारे परिवार पर पड़ेगा। अब एमी को एक कार में बैठा दिया गया। बाकी सभी, पार्कर, ब्रेंडा और छोटी ब्रियाना, घर में ही बंद थे। उनके दिल ने बस एक ही दुआ की, एमी सही सलामत वापस लौट आए। जब एमी को लेकर किडनैपर निकले तो उसने एक और चाल चली। उसने अपना मास्क उतार दिया ताकि रास्ते में किसी को शक न हो। गन पॉइंट पर एमी को कार ड्राइव करने के लिए कहा गया। उन्होंने साउथ कैरोलिना से सवाना रिवर पार की और पहुंचे जॉर्जिया, जहां एमी बैंक में काम करती थी। बैंक के पास पहुंचते ही किडनैपर ने कहा, गाड़ी को धीरे धीरे बैंक के चारों तरफ घुमाओ, देखना है कहीं कोई क्लीनिंग स्टाफ तो अंदर नहीं है। एमी के मन में एक उम्मीद जगी,
अगर मैं एटीएम कैमरे के पास गाड़ी रोक दूं तो शायद कैमरा किडनैपर का चेहरा रिकॉर्ड कर ले। उसने एग्जैक्टली वही किया। गाड़ी रोकी और कुछ सेकंड्स तक वहीं रुकी रही। किडनैपर को जब सब कुछ नॉर्मल लगा तो उसने कहा, अब पीछे वाले दरवाजे से अंदर चलो। अंदर जाने से पहले उसने एक और वार्निंग दी, हर एक मूव मुझे बताना होगा। अगर कोई अलार्म छेड़ा गया तो मैं तुरंत जान जाऊंगा। एमी ने काल्म रहते हुए उसे सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम दिखाया जिसे वो डिसेबल कर सकती थी। लेकिन जैसा उन्होंने पहले भी बताया था, वॉल्ट खोलने के लिए 2 कोड्स चाहिए होते हैं और उसके पास सिर्फ एक था। दूसरा कोड किसी और एम्प्लॉई के पास था। किडनैपर ने एक बार फिर धमकी दी, अगर वॉल्ट तक नहीं पहुंचे तो तुम्हारे फैमिली की सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। उधर घर के अंदर का माहौल अब धीरे धीरे और भी ज्यादा टेंस होता जा रहा था। गनमैन बेचैन दिख रहे थे। उनकी उंगलियां अब भी गन्स पर टिकी हुई थीं। और फिर अचानक एक हैंडगन चल गई। गोली की आवाज ने घर के अंदर मौजूद सभी को हिलाकर रख दिया। सबको डर था कहीं पड़ोसियों ने यह आवाज ना सुन ली हो। और तभी एक कार बाहर आकर रुकती है। अंदर मौजूद गनमैन तुरंत अलर्ट हो गए। कार से उतरते हैं एमी की बहन, उनके हस्बैंड और उनकी छोटी बेटी। वो बस एक नॉर्मल फैमिली विजिट के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा उन्हें भी हॉस्टेज बना लिया गया। अब घर के अंदर कुल 6 लोग बंधक थे। उधर बैंक में लीडर ने एमी से कहा, जिसके पास दूसरा कोड है उसे अभी कॉल करो। एमी ने कॉल किया। शुरुआत में उसकी कोवर्कर कुछ समझ नहीं पाई। एमी ने धीरे धीरे समझाने की कोशिश की कि उनका पूरा फैमिली इस वक्त खतरे में है, लेकिन जब बात आगे नहीं बढ़ी, किडनैपर ने फोन छीन लिया। उसने सीधा धमकी दी, अगर कोड नहीं मिला तो मैं खुद आ जाऊंगा। डर और दबाव के बीच आखिरकार कोवर्कर ने दूसरा कोड भी बता दिया, लेकिन लीडर ने कॉल डिस्कनेक्ट नहीं की। वो चाहता था कि कॉन्वर्सेशन चालू रहे ताकि कोई पुलिस अलर्ट न कर सके। एमी ने कोड डाला, वॉल्ट नहीं खुला। अब किडनैपर को शक होने लगा, ये कोड गलत है, डोर अभी तक खुल जाना चाहिए। एमी ने फिर से ट्राई किया, इस बार धीरे, बहुत ज्यादा ध्यान से। जब एमी ने दूसरी बार कोड डाला, इस बार वॉल्ट खुल गया। लीडर ने तुरंत कहा, फोन कॉल चालू रखो ताकि दूसरी तरफ बैठी एम्प्लॉई पुलिस को कांटेक्ट न कर सके। इसके बाद उसने एमी से पूछा, कौन से कैश बिन्स में वो नोट्स होते हैं जिनमें ट्रैकिंग या कोई सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जैसे नंबर्ड बिल्स या डाई पैक्स। एमी ने वो बिन्स एक एक करके पहचान कर दिखा दिए। किडनैपर ने उन्हें वैसे का वैसा छोड़ दिया और बाकी सारे कैश जल्दी जल्दी इकट्ठा करने लगा। करीब $86,000 की रकम बैंक की फ्रंट टेबल पर रखी गई। अब उसके निकलने की तैयारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन जाने से पहले उसने एक और कमांड दिया, अपने पेरेंट्स के घर कॉल करो। एमी ने दूसरी फोन लाइन से कॉल लगाया। उसी दौरान लीडर ने अपने साथियों को मैसेज दिया, घर पर सब संभालो और फिर वहां से निकल जाओ। हर चीज प्लान के मुताबिक चल रही थी और जैसे ही किडनैपर बैंक से बाहर निकला, एमी ने बैंक का सिक्योरिटी अलार्म ट्रिगर कर दिया। अलार्म ट्रिगर करने के बाद घबराई हुई एमी ने तुरंत घर पर कॉल किया। ब्रेंडा ने फोन उठाया और सीधे कहा, पुलिस को कॉल मत करना, गनमैन अभी भी घर के अंदर है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एमी अलार्म पहले ही ट्रिगर कर चुकी थी। उधर घर में गनमैन अब हर हॉस्टेज की रस्सियां चेक कर रहे थे। शॉ फैमिली अब भी डरा हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद अब ये लोग निकलने वाले हैं। लेकिन तभी उनमें से एक रुक गया, शायद इसलिए क्योंकि अब घर में 6 लोग थे और इतने सारे विटनेसेस छोड़ देना उन्हें रिस्क लग रहा था। इसी बीच जॉर्जिया में उस बैंक पर रिचमंड काउंटी शेरिफ्स टीम पहुंच चुकी थी। जैसे ही उन्हें असली सच्चाई पता चली कि एक्चुअल क्राइम सीन जॉर्जिया में नहीं बल्कि साउथ कैरोलिना के एजफील्ड काउंटी शॉ फैमिली में है, उन्होंने तुरंत मैसेज फॉरवर्ड किया। कॉल गया एजफील्ड काउंटी इन्वेस्टिगेटर डॉन बुलक को, और जैसे ही उन्हें पता चला कि एक पूरा परिवार अब भी हॉस्टेज हो सकता है, उन्होंने तुरंत अलर्ट जारी किया, कोड 1, मतलब जो भी टीम अवेलेबल है सीधे उस घर की तरफ रवाना हो जाओ। थोड़ी देर बाद घर से एक और कॉल आया, आखिरी गनमैन भी निकल चुका है, लेकिन पुलिस को पूरी तरह श्योर होना जरूरी था। पुलिस उनके घर गई। शेरिफ्स ऑफिस, ओपन द डोर। एक एक रूम की तलाशी ली गई और फिर कंफर्म हो गया सारे घुसपैठिए जा चुके थे। शॉ फैमिली अब सेफ थी। शारीरिक रूप से किसी को कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन मेंटल ट्रॉमा इतना गहरा था कि उसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो शायद पूरी जिंदगी नहीं भुलाया जा सकेगा। पुलिस ने फैमिली से पूछताछ शुरू की कि उन्होंने गनमैन का चेहरा देखा या नहीं, लेकिन कोई भी उनके चेहरों को क्लियरली पहचान नहीं पाया। फैमिली बस इतना बता सकी कि सभी अटैकर्स अफ्रीकन अमेरिकन मेल्स थे
हेविली आर्म्ड और बहुत अग्रेसिव। पार्कर ने बताया कि उनमें से एक ने उनके सिर पर गन तानी थी, लेकिन गोली नहीं चली। जब अपराधी चले गए तो फैमिली ने किसी तरह खुद को फ्री किया और पुलिस का इंतजार करने लगी। पार्कर ने यह भी बताया कि किडनैपर्स उनके दामाद की कार की कीज भी ले गए थे। उन्होंने कार का डिस्क्रिप्शन और किडनैपर्स के आउटफिट्स के बारे में डिटेल्स दी। इसके बाद तुरंत एक APB जारी किया गया। APB का मतलब ऑल पॉइंट्स बुलेटिन, एक आपात सूचना जो पुलिस सभी यूनिट्स को भेजती है ताकि किसी संदिग्ध या गुम व्यक्ति को तुरंत ढूंढा जा सके। और जैसा कि किसी भी बैंक रॉबरी में होता है, रिचमंड काउंटी पुलिस ने FBI को इन्फॉर्म कर दिया। FBI एजेंट जेरी जोन्स ऑगस्टा जॉर्जिया ऑफिस से पहुंचे और उन्होंने एमी से डिटेल्ड पूछताछ की। एमी ने अपराधी लीडर की बॉडी लैंग्वेज, उसके चलने का तरीका और कई छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस शेयर की। उसे ये उम्मीद थी कि शायद ATM कैमरा ने कुछ कैप्चर किया होगा। उसने जानबूझकर कोशिश की थी कि वो आदमी कैमरा के सामने आ जाए, लेकिन अफसोस वो कैमरा सिर्फ तभी एक्टिवेट होता था जब कोई उसमें कार्ड इंसर्ट करता, इसलिए वहां से कुछ नहीं मिला। बैंक के अंदर लगे सिक्योरिटी कैमरास भी कोई क्लियर फुटेज रिकॉर्ड नहीं कर सके। इस बीच नॉर्थ ऑगस्टा में क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेटर डॉन बुलक को रिपोर्ट दी गई कि घर के अंदर क्या क्या एविडेंस मिला है। साउथ कैरोलिना लॉ एनफोर्समेंट डिवीजन की टीम को गैराज की फ्लोर पर कुछ ऑयली शू प्रिंट्स मिले, जिन्हें फोटोग्राफ्स में कैप्चर किया गया ताकि बाद में सस्पेक्ट से मैच किया जा सके। लिविंग रूम से एक .38 कैलिबर हैंडगन का स्पेंट कार्ट्रिज मिला, जो उस गलती से चली गोली का था, लेकिन उस कार्ट्रिज पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। बाकी जगहों पर भी फिंगरप्रिंट्स मिलने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं, क्योंकि क्रिमिनल्स ने पूरी वारदात के दौरान ग्लव्स पहने हुए थे। घर की ड्राइववे के ऊपर की तरफ इन्वेस्टिगेटर्स को एक कार दिखी जो पास की एक खाई में फंसी हुई थी। जांच से पता चला कि जब अक्यूज्ड भाग रहे थे, उन्होंने घर के एक मेंबर से कार की की ले ली थी, लेकिन जल्दबाजी में रिवर्स करते वक्त वो सीधा खाई में उतर गए। वो कार बाहर नहीं निकाल पाए और इसी वजह से उन्हें पैदल भागना पड़ा। इस गाड़ी से कुछ फॉरेन फिंगरप्रिंट्स मिले जो आगे चलकर सस्पेक्ट्स की पहचान में की एविडेंस बन सकते थे। वहीं पास की झाड़ियों में कुछ और सामान पड़ा मिला जो शायद भागते वक्त गिर गया था। इनमें शामिल थे एक शॉटगन, एक .357 मैग्नम और कुछ कपड़े, मास्क्स, ग्लव्स। ये सारे आइटम्स उसी डिस्क्रिप्शन से मैच करते थे जो विक्टिम्स ने पहले पुलिस को बताया था। क्योंकि अपराधियों ने अपने चेहरे पूरी तरह ढक रखे थे और किसी गवाह ने उन्हें ठीक से नहीं देखा था, पुलिस के पास अब भी कोई ठोस हुलिया नहीं था। इसलिए जो इनिशियल APB ऑल पॉइंट्स बुलेटिन जारी किया गया था, अब उसे अपडेट किया गया। 3 अफ्रीकन अमेरिकन मेल्स 2 पैदल भागते देखे गए हैं और तीसरा शायद एक नीली सेडान कार में हो सकता है। तीनों आर्म्ड एंड कंसिडर्ड डेंजरस माने जा रहे हैं। अब साल था 1995 और साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया की पुलिस इस केस में पहली बार मिलकर काम कर रही थी। साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया की पुलिस 3 नकाबपोश अटैकर्स की तलाश में थी जिन्होंने शॉ फैमिली को हॉस्टेज बनाया और फिर एक बैंक को लूट लिया। 911 कॉल के सिर्फ 1 घंटे के अंदर एक ऑफ ड्यूटी डेप्यूटी शॉ परिवार के घर की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान उन्हें रेडियो पर एक अपडेटेड APB सुनाई दिया जिसमें सस्पेक्ट्स का नया डिस्क्रिप्शन था। जैसे ही वो उस इलाके के पास पहुंचे, उन्हें 2 लड़के दिखे जो शॉ फैमिली के इलाके से बाहर निकल रहे थे। उनकी अपीयरेंस काफ़ी हद तक अभी अभी आए APB से मैच कर रही थी। डेप्यूटी ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब मिला, हम चर्च के पास बास्केटबॉल खेल रहे थे। लेकिन उनके पास न कोई बास्केटबॉल था, न कोई गाड़ी, और सबसे ज़रूरी बात, जिस चर्च का नाम उन्होंने लिया उसका बास्केटबॉल कोर्ट अंधेरे में था। अब डेप्यूटी को शक गहराने लगा था। सारे क्लूज एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। डेप्यूटी ने तुरंत बैकअप बुलाया, फिर शांति से उन दोनों से कहा, बस कुछ सवाल पूछने हैं, आप चाहें तो नियर बाय पुलिस स्टेशन में बात कर सकते हैं। दोनों लड़कों ने हामी भर दी। उन्हें शॉ फैमिली के पास पुलिस स्टेजिंग एरिया में लाया गया। वहां उनकी पहचान हुई, डैनियल इवांस और लामार्को रोस्को। उसी वक्त बैंक पर मौजूद FBI स्पेशल एजेंट जेरी जोन्स को इन दोनों सस्पेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। एमी शॉ, जो अब सेफ थीं, बैंक में ही मौजूद थीं और रेस्ट कर रही थीं। जोन्स ने डिसीजन लिया, अब वक्त है साउथ कैरोलिना जाकर इन सस्पेक्ट्स से डायरेक्ट पूछताछ करने का। जब जोन्स पुलिस स्टेजिंग एरिया पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद थे इन्वेस्टिगेटर केनेथ बूज। इन्वेस्टिगेटर केनेथ बूज के एक्सपीरियंस ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी,
जब भी एक से ज़्यादा सस्पेक्ट हों तो उन्हें हमेशा अलग अलग इंटरोगेट किया जाना चाहिए। ऐसे केसेस में अक्सर एक सस्पेक्ट सोचता है शायद दूसरे ने सब कुछ बता दिया हो, और जब ये डाउट माइंड में बैठ जाता है तो अक्सर कोई एक पहले टूटने लगता है। एवंस और रॉस्को दोनों ही अपनी स्टोरी में कोई सॉलिड डिटेल नहीं दे पाए। उन्होंने ना तो चर्च के बारे में कोई क्लियर जवाब दिया और ना ये बताया कि वो वहां तक पहुंचे कैसे। इन अधूरी बातों ने पुलिस के शक को और गहरा कर दिया। अब बारी थी इंटरोगेशन की। FBI स्पेशल एजेंट जेरी जोन्स ने शुरुआत की ला मार्को रोस्को से। ऐसे हाई प्रेशर इंटरव्यूज में एक्सपीरियंस एजेंट सबसे पहले यही पता करते हैं इस इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। कोई डर, कोई पुराना अनुभव या कोई ऐसी बात जो उसे मानसिक रूप से तोड़ सके। इस केस में रॉस्को के लिए सबसे बड़ा डर था मौत की सजा। जोन्स को लगा रॉस्को को शायद अब तक नहीं पता कि एमी शॉ जिंदा हैं या नहीं, तो उन्होंने सीधे सवाल फेंका, अगर तुम्हारा तीसरा साथी एमी को नुकसान पहुंचा देता है तो तुम्हें भी उसी क्राइम का पूरा जिम्मेदार माना जाएगा, और ऐसे में तुम्हें भी इलेक्ट्रिक चेयर का सामना करना पड़ेगा। ये बात रॉस्को पर असर कर गई। कुछ ही देर में उसने इस पूरी वारदात में अपनी इन्वॉल्वमेंट कबूल कर ली। जब एजेंट जोन्स ने पूछा, तुम्हारे ग्रुप का लीडर कौन था? रॉस्को का जवाब था, बस नाम क्रिस पता है, सरनेम जे से शुरू होता है। तभी पास खड़े एक ऑफिसर जो ऑगस्टा और आसपास के क्राइम रिकॉर्ड्स से अच्छी तरह वाकिफ थे, उन्होंने कहा, क्या ये क्रिस्टोफर जिबर्क हो सकता है? रॉस्को ने सिर हिलाकर कंफर्म किया, हाँ वही है। अब बारी थी डैनियल एवंस की। जोन्स ने उसे कामली बताया, तुम्हारा साथी पहले ही सब कुछ बता चुका है। एवंस ने ज्यादा विरोध नहीं किया। बिना किसी धमकी या दबाव के उसने भी धीरे धीरे पूरी कहानी बताना शुरू किया, और उसने भी खुद ही क्रिस्टोफर जिबर्क का नाम लिया। इंटेरोगेशन से साफ हो गया था रॉस्को और एवंस इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड नहीं थे। असल में वो सिर्फ जिबर्क के बताए रास्ते पर चल रहे थे। वो दोनों उसके फॉलोअर्स थे जिन्हें बस इतना पता था कि वो कुछ दिनों से जिबर्क के साथ अलग अलग बैंक्स के चक्कर लगा रहे थे और इस हाइस्ट की प्लानिंग में उसकी मदद कर रहे थे। जैसे जैसे इंटेरोगेशन आगे बढ़ी, एजेंट जोन्स को एक और की डिटेल मिली। संदिग्धों में से एक के पास से एक पेजर नंबर बरामद हुआ था। जोन्स ने तुरंत एक ऑफिसर से कहा, इस नंबर पर कॉल करो अभी। जब उस पेजर नंबर पर कॉल की गई, दूसरी तरफ से जवाब आया। फोन उठाने वाले ने कहा, क्रिस जेबर्ग बोल रहा हूं। जब उससे उसकी लोकेशन पूछी गई, उसने बताया, मैं फिलहाल माउंट वर्नन जॉर्जिया में हूं, लगभग 100 मील दूर। उसका लहजा थोड़ा डिफेंसिव था। उसने पूछा, क्या आप लोग मुझे किसी चीज का आरोपी मान रहे हैं? और फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अब पुलिस को कोई शक नहीं रहा था। जैसे ही नाम कंफर्म हुआ, इन्वेस्टिगेटर्स तुरंत क्रिस्टोफर जिबर्ग के घर की ओर रवाना हुए। ये नाम कानून के लिए नया नहीं था। पुलिस पहले से उसके बैकग्राउंड, एड्रेस और पास्ट रिकॉर्ड से वाकिफ थी। अगर जेबर्ग सच में इस पूरे केस का मास्टरमाइंड था, तो अब उसे भी ये एहसास हो चुका था कि पुलिस उसके पीछे है, और उसके पास था एक बड़ा एडवांटेज, $86,000 कैश और एक लंबा हेड स्टार्ट। अब वो कहीं भी भाग सकता था। अक्टूबर 1995 में क्रिस्टोफर जिबर्ग की तलाश पूरे जॉर्जिया और साउथ कैरोलिना में चल रही थी। FBI और रिचमंड काउंटी डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट पर जिबर्ग की मां ने उसे कॉल किया। उसने समझाया, अब सबसे बेहतर यही है कि तुम खुद जाकर सरेंडर कर दो। और फिर रात करीब 1 बजे जिबर्ग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शेरिफ्स डिपार्टमेंट पहुंचा। उस वक्त उसकी एज सिर्फ 19 साल थी, लेकिन उस पर पहले से चोरी के केस दर्ज थे और वो जुवेनाइल डिटेंशन से भाग चुका था। शेरिफ्स डिपार्टमेंट में FBI स्पेशल एजेंट जेरी जोन्स ने क्रिस्टोफर जेबर्ग से इंट्रोगेशन शुरू की, शॉ फैमिली के किडनैपिंग और बैंक रॉबरी के बारे में। जिबर्ग ने माना कि वो डैनियल एवंस और लमार्को रॉस्को को जानता है, लेकिन उसने इस पूरी वारदात में खुद की किसी भी इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार कर दिया। उसका दावा था, वारदात के वक्त मैं माउंट वर्नन जॉर्जिया में था, अपनी गर्लफ्रेंड और एक महिला मित्र के साथ। उसने कहा कि वो पहले एक लड़की को लेकर दूसरी को लेने गया, फिर तीनों साथ में ऑगस्टा लौटे और शाम को मूवी देखने चले गए। यही उसकी पूरी एलिबी थी। एलिबी का मतलब होता है गैरहाजिरी का सबूत, यानी जब कोई यह साबित करता है कि किसी अपराध के समय वो किसी और जगह था, इसलिए वो दोषी नहीं हो सकता। एजेंट जोन्स ने यहीं इंटरोगेशन रोक दी और दोनों महिलाओं से अलग अलग पूछताछ करने का फैसला किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो जिबर्ग की स्टोरी कंफर्म करती हैं, उनका जवाब था, नहीं, ये सच नहीं है। अब जिबर्ग ने तेजी से अपनी कहानी बदल दी। इन्वेस्टिगेटर केनेथ बूस के मुताबिक जिबर्ग ने कहा, मैं नहीं बता सकता कि उस वक्त कहाँ था,
क्योंकि मैं एक इलीगल काम में शामिल था। उसका नया क्लेम था, मैं अटलांटा में एक ड्रग डील में था, रॉस और डॉनी नाम के 2 लोगों के साथ। लेकिन ये स्टोरी भी इन्वेस्टिगेटर्स को कन्विंसिंग नहीं लगी। अब केस फेडरल लेवल पर पहुंच चुका था। जिबर्क पर कुल 6 गंभीर चार्जेस लगाए गए। कॉन्स्पिरेसी, कारजैकिंग, किडनैपिंग, आर्म्ड बैंक रॉबरी और मल्टीपल फेडरल वायोलेशंस। कई घंटों की पूछताछ के बाद जिबर्क ने आखिरकार माना, मैंने किडनैपिंग और रॉबरी में एक्टिवली हिस्सा लिया, लेकिन मैं मास्टरमाइंड नहीं था। उसका कहना था कि वो किसी बड़े क्रिमिनल नेटवर्क के लिए काम कर रहा था। और जब उससे ज़्यादा पूछताछ की गई, उसने जवाब दिया, अगर मैंने ज़्यादा बोला तो मेरे परिवार की सेफ्टी खतरे में पड़ सकती है। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए यह भी बस एक और झूठी कहानी थी। एक ऐसा आदमी जो अब भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ डैनियल एवंस और लमार्को रॉस को अपनी इन्वॉल्वमेंट पहले ही एक्सेप्ट कर चुके थे। उन्होंने चोरी, किडनैपिंग और आर्म्ड रॉबरी जैसे गंभीर आरोपों को स्टेट लेवल पर कबूल किया और दोनों को 30 साल की सज़ा सुनाई गई। अब बारी थी क्रिस्टोफर जिबर्क के फेडरल ट्रायल की। इस केस को लीड किया असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी रिचर्ड गूल्सबी ने। इस मामले की सबसे बड़ी चुनौती थी कि कोई भी साइंटिफिक एविडेंस जिबर्क से डायरेक्टली लिंक नहीं हो पा रहा था। हर बार जब लैब रिपोर्ट्स आईं, फिंगरप्रिंट्स और शू प्रिंट्स किसी और सस्पेक्ट से मैच हुए। लेकिन इस केस की सबसे बड़ी ताकत बनी एमी शॉ और शॉ फैमिली की गवाही। उनकी मेमोरी, हर डिटेल की सटीकता और बयान की कंसिस्टेंसी ने पूरा केस अनडिनाइबल बना दिया। आखिरकार क्रिस्टोफर जिबर्क को सभी 6 फेडरल चार्जेस में गिल्टी करार दिया गया। अब वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पैरोल के लिए एलिजिबल था। सजा सुनाए जाने से पहले उसे एक छोटे से काउंटी जेल में रखा गया। वहीं उसकी मुलाकात हुई जेरोम फ्रायरसन बे से, एक ऐसा आरोपी जो खुद भी 3 अलग अलग आर्म्ड रॉबरी केसेस में ट्रायल का इंतजार कर रहा था। उसी दौरान जेल में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, जिसकी वजह से सिक्योरिटी थोड़ी ढीली पड़ चुकी थी। 27 मार्च 1996 सुबह की एक रूटीन पेट्रोल के दौरान एक गार्ड ने देखा एक जेल गेट खुला पड़ा था। तुरंत हेड काउंट किया गया और सामने आया कि 2 कैदी गायब थे, क्रिस्टोफर जिबर्क और जेरोम फ्रायरसन बे, जो खुद भी 3 आर्म्ड रॉबरी केसेस में ट्रायल का सामना कर रहा था। कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने बताया उन्होंने 2 लोगों को जेल के पीछे जंगल की तरफ भागते हुए देखा था। फौरन सर्च टीम्स को एक्टिवेट कर दिया गया। कई घंटों तक घना जंगल, दलदली इलाके और आसपास का पूरा एरिया खंगाला गया। हेलीकॉप्टर से ग्रिड पैटर्न स्कैनिंग हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब शक था कि ये एस्केप किसी एक्सटर्नल हेल्प से हुआ है। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, रोड ब्लॉक्स लगाए गए, हर व्हीकल की सख्त चेकिंग शुरू हो गई। लेकिन इसके बावजूद दोनों अब भी फरार थे। ये खबर शॉ फैमिली के लिए एक खतरे की घंटी बन गई। उन्हीं की गवाही पर जिबर्क को सजा सुनाई गई थी। एजफील्ड काउंटी डिपार्टमेंट ने तुरंत कांटेक्ट किया, परिवार को अलर्ट किया गया और उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। शेरिफ की टीम ने शॉ फैमिली के घर के बाहर सर्वेलेंस शुरू कर दी। हर मूव पर नजर रखी जाने लगी। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था जिबर्क फिर लौट सकता है, या तो अपनी मां से मिलने या फिर उस परिवार से बदला लेने जिसने कोर्ट में उसकी पहचान पुख्ता बना दी थी। लेकिन दिन बीतते गए और क्रिस्टोफर जिबर्क का अब भी कोई सुराग नहीं मिला। उसी दौरान एक और बिल्कुल अलग इन्वेस्टिगेशन इस केस को एक नए मोड़ पर ले जाने वाली थी। FBI स्पेशल एजेंट डग फेंडर और लोकल एजेंसीज ऑगस्टा, जॉर्जिया में एक ऑटो थेफ्ट केस पर काम कर रही थी। एक हरी रंग की मित्सुबिशी इक्लिप्स चोरी हुई थी। जेल में पहले से बंद एक आरोपी ने जानकारी दी कि ये कार जिबर्क की एक महिला सहयोगी को दी गई थी। FBI एजेंट्स ने उस वुमन को एक होटल में ढूंढ निकाला जहां वो काम कर रही थी। शुरुआत में उसने जेल ब्रेक से कोई भी कनेक्शन मानने से इनकार कर दिया, लेकिन एजेंट फेंडर ने बातचीत का टोन धीरे धीरे बदलना शुरू किया। उनका मानना था साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से ज़्यादा लोगों से सही ढंग से बात करना सच निकालने का सबसे असरदार तरीका होता है। और जब उस महिला को एहसास हुआ कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो खुद भी जेल जा सकती है, तो उसने आखिरकार सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया उसने और जिबर्क की गर्लफ्रेंड ने एक चोरी की कार जेल के पीछे जंगल के पास पार्क की थी। यही कार उनकी गेटवे व्हीकल थी। जेल से बाहर निकलते ही जिबर्क और फ्रायरसन बे सीधे उसी गाड़ी में चढ़े और भाग निकले। इतना ही नहीं, जंगल के अंदर एक गुप्त कैंप साइट भी पहले से तैयार थी, जहां कपड़े, पानी और ज़रूरी सामान पहले से छुपा कर रखा गया था। अब उन्हें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, पैसे। और पैसे कैसे हासिल करने हैं इसका तरीका उन्हें अच्छे से आता था।
1996 जेल से भागने के ठीक अगले दिन FBI स्पेशल एजेंट जेरी जोन्स और उनकी टीम ने फरार कैदियों की तलाश शुरू कर दी। जिस कार की चोरी हुई थी उसका डिस्क्रिप्शन आसपास के सभी राज्यों में सर्कुलेट किया गया। कुछ ही घंटों बाद वही गाड़ी लगभग 220 मील दूर लंबर्टन, नॉर्थ कैरोलिना में देखी गई। कार एक बैंक के सामने आकर रुकी। बैंक के अंदर 2 लोग घुसे, कैप, ग्लव्स और सनग्लासेस पहने हुए। उन्होंने वेपन्स निकाले और सीधे बैंक वॉल्ट की तरफ बढ़ गए। एम्प्लॉयज़ को अंदाज़ा था अगर उन्होंने विरोध किया तो हालात खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने शांत रहते हुए कोऑपरेशन किया। घटना के तुरंत बाद लंबर्टन पुलिस और नॉर्थ कैरोलिना FBI मौके पर पहुंच गए। जांच में सामने आया कि सेफ से करीब $4,500 चोरी हुए थे। बैंक के सिक्योरिटी कैमरास ऑन थे, लेकिन फुटेज इतनी ब्लर थी कि चेहरों की पहचान नहीं हो सकी। हालांकि जिन एम्प्लॉयज़ ने डिस्क्रिप्शन दिया वो जिबर्क और फ्रायरसन बे से काफ़ी हद तक मैच करता था, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग क्लू था वही चोरी की गई गाड़ी। वही गाड़ी जो जेल के पीछे जंगल के पास पार्क की गई थी, अब उसी गाड़ी को बैंक से भागते वक्त देखा गया। स्पेशल एजेंट डग फेंडर के लिए अब सिर्फ एक सुराग सबसे क्रिटिकल बन चुका था, वही स्टोलन कार। उसे पहले ही नेशनल क्राइम इंफॉर्मेशन सेंटर NCIC में रजिस्टर किया जा चुका था। ये एक अमेरिकी डाटाबेस है जिसे FBI चलाता है, जिसमें अपराधियों, चोरी हुए वाहनों, गुमशुदा लोगों और वांटेड लोगों की जानकारी होती है। कुछ ही देर बाद लंबर्टन पुलिस से खबर आई, वही गाड़ी अब रिकवर हो चुकी है लंबर्टन, नॉर्थ कैरोलिना में। लेकिन कार मिलने के 1 घंटे के अंदर ही एक और इमरजेंसी कॉल आई, घर में घुसपैठ और कारजैकिंग। FBI एजेंट तुरंत उस विक्टिम फैमिली से मिलने पहुंचे। फैमिली ने बताया कि वो अपने गराज में कार रिपेयर कर रहे थे, तब 2 आर्म्ड मैन अचानक अंदर घुस आए। उन्होंने कार कीज और न्यू क्लोथ्स की डिमांड की और उतनी ही तेजी से वहां से निकल गए। जब उन्हें फोटो लाइनअप दिखाया गया तो दोनों ने जिबर्क और फ्रायरसन बे की सटीक पहचान की। अब एजेंसीज के पास नई गाड़ी का सुराग था। उस पर तुरंत एक और APB जारी किया गया। जल्द ही जानकारी मिला कि ये नई गाड़ी राली, नॉर्थ कैरोलिना में देखी गई है और उसी लोकेशन से एक और बैंक रॉबरी की रिपोर्ट आई। अब पजल धीरे धीरे क्लियर हो रहा था। ये दोनों नॉर्थ की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। इन्वेस्टिगेटर्स को पता था फ्रायरसन बे के कुछ रिलेटिव्स न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में रहते हैं। अब यही माना गया कि वही हो सकता है उनका फाइनल डेस्टिनेशन। जैसे जैसे बैंक रॉबरीज सामने आ रही थीं, एक साफ पैटर्न बनता जा रहा था। ईस्ट कोस्ट के I-95 कॉरिडोर पर एक के बाद एक कई राज्यों में बैंक रॉबरी रिपोर्ट्स दर्ज हो रही थी। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी, ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। FBI को स्ट्रॉन्ग सस्पिशन था कि इन सभी इंसिडेंट्स के पीछे क्रिस्टोफर जेबर्क और फ्रायरसन बे ही हैं। डेटा के अनुसार उन्हें करीब 11 से 14 बैंक रॉबरी केसेस में प्राइमरी सस्पेक्ट्स माना जा रहा था। यह अब कोई आइसोलेटेड क्राइम नहीं था, यह बन चुका था एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन जो पूरे ईस्ट कोस्ट पर फैल चुका था। कई जगहों पर CCTV फुटेज और आई विटनेसेस के जरिए ये पुष्टि हो चुकी थी कि क्रिस्टोफर जेबर्क और फ्रायरसन बे अब भी साथ हैं, कम से कम फ्रेडरिक्सबर्ग, वर्जीनिया तक। अब FBI एजेंट्स ने अपना फोकस न्यू जर्सी की तरफ शिफ्ट किया, क्योंकि वहीं फ्रायरसन बे के कुछ रिलेटिव्स रहते थे। फिर कहानी में आया एक बड़ा मोड़। एक नेशनल TV प्रोग्राम पर इस केस की डिटेल्ड रिपोर्टिंग हुई और उसके बाद FBI को 2 अहम टिप्स मिली। सूचना मिली कि फ्रायरसन बे शायद पैटरसन, न्यू जर्सी के एक मोटेल में छिपा है। FBI की लोकल टीम ने उस मोटेल पर डिस्क्रीट सर्वेलेंस शुरू कर दी। जैसे ही कंफर्म हुआ कि वो वाकई वहीं है, टीम ने मौके पर बने रहने का फैसला किया। अगर फ्रायरसन भी अंदर होता और उसके पास हथियार होता तो दरवाज़ा तोड़ना बहुत खतरनाक हो सकता था। इसलिए स्ट्रैटेजी बनी, उसे बाहर निकलने दो और फिर अरेस्ट करो। और फिर जैसे ही वो मोटेल से बाहर निकला, उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। जेरोम फ्रायरसन बे ने 10 बैंक डकैतियों में अपनी इन्वॉल्वमेंट कबूल कर ली। उसे 19 साल की सज़ा सुनाई गई, बिना पैरोल की संभावना के। पूछताछ में उसने कहा उसे नहीं पता कि क्रिस्टोफर जेबर्क अब कहाँ है, लेकिन जेबर्क को ढूंढना अब भी FBI की टॉप प्रायोरिटी बना हुआ था, खासकर स्पेशल एजेंट जेरी जोन्स के लिए। जोन्स का मानना था कि फ्रायरसन और जेबर्क अब अलग अलग रास्तों पर जा चुके हैं और शायद जेबर्क फिर से जॉर्जिया लौट आया है। FBI ने उसकी गिरफ्तारी के लिए $10,000 का रिवॉर्ड घोषित किया और उसे FBI के 10 सबसे अधिक चाहते अपराधी लिस्ट में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और तभी एक मीडिया रिपोर्ट के बाद
एक क्रिटिकल लीड सामने आई। एक महिला ने कॉल करके बताया, मुझे लगता है जेबर्क अभी अटलांटा में एक पादरी के घर में छिपा है। उसका कहना था पादरी को शायद उसकी असली पहचान का अंदाजा नहीं था। असल में पादरी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जब वो महिला उनकी हालत देखने घर पहुंची तो उसने जेबर्क को वहां देखा। FBI टीम ने फौरन उस घर के बाहर सर्वेलेंस शुरू कर दी। 9 मई 1996 एक कार उस घर के ड्राइववे में आकर रुकी। ड्राइवर बाहर निकला और एजेंट्स ने तुरंत पहचान लिया, यही वो आदमी था जिसकी तलाश महीनों से चल रही थी। FBI अरेस्ट टीम तुरंत एक्टिवेट हुई और उसे भी अरेस्ट कर लिया गया। गिरफ्तारी के समय उसकी तलाशी ली गई और उसके पास से $2000 कैश बरामद हुआ। क्रिस्टोफर जेबर्क अटलांटा से गिरफ्तार होने के बाद फिर से जेल भेजा गया, जहां उसे ऑगस्टा बैंक रॉबरी और किडनैपिंग के लिए सजा सुनाई गई थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद लगभग सभी एजेंसीज ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन वो राहत ज्यादा देर नहीं टिक पाई। गिरफ्तारी के सिर्फ 6 हफ्ते बाद जेबर्क ने फिर से भागने की कोशिश की और इस बार भी उसने सबको हैरान कर दिया। जैसे ही इस नए ब्रेकआउट की सूचना मिली, स्पेशल एजेंट जेरी जोन्स तुरंत मौके पर पहुंचे। उनका मकसद था जितना भी फिजिकल एविडेंस बचा है उसे तुरंत सुरक्षित किया जाए। तलाशी के दौरान एक आरी की अधूरी ब्लेड मिली, जिससे साफ था यह प्लान काफी समय से बन रहा था। जेबर्क ने पहले खिड़की से बाहर निकलने का रास्ता बनाया, लेकिन बाहर की सिक्योरिटी आसान नहीं थी। पूरा एरिया डबल लेयर फेंसिंग और रेजर शार्प कंटीले तारों से घिरा था। एजेंट्स ने जब आउटर एरिया को स्कैन किया, उन्हें जेल यूनिफॉर्म के टुकड़े और कई जगहों पर खून के निशान मिले। अब यह साफ हो चुका था भागते वक्त जेबर्क को चोट लगी थी, लेकिन वो अब बाहर था और पैदल भाग चुका था। इन्वेस्टिगेटर्स को शक था कि वो बहुत दूर नहीं गया होगा। FBI और लोकल टीम्स ने उसके ट्रैक्स को फॉलो किया और घुस गए करीब 10 वर्ग मील के जंगल और दलदली इलाके में। जल्द ही ट्रैकिंग डॉग्स लाए गए, जिन्होंने उसकी मूवमेंट डायरेक्शन कंफर्म की, लेकिन घना जंगल, दलदल और गर्मी का मौसम हर कदम को और मुश्किल बना रहे थे। कई दिनों की सर्च के बाद भी जेबर्क हाथ नहीं आया। अब टीम ने तय किया उन्हें टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए। साउथ कैरोलिना एटॉमिक एनर्जी कमीशन से कांटेक्ट किया गया और उन्होंने एक इंफ्रारेड सिस्टम वाला हेलीकॉप्टर भेजने पर सहमति दी। इस हेलीकॉप्टर में थी हीट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, जिससे टीम ने दर्जनों स्क्वायर माइल्स का इलाका स्कैन करना शुरू किया। FBI की तमाम कोशिशों और इंफ्रारेड हेलीकॉप्टर जैसी हाई एंड टेक्नोलॉजी के बावजूद क्रिस्टोफर जेबर्क 4 दिनों तक पकड़ से बाहर रहा। लेकिन फिर एक चमत्कारी मोड़ आया। एप्लिंग, जॉर्जिया में एक ऑफ ड्यूटी शेरिफ के डिप्टी को एक घायल आदमी दिखाई दिया जो साफ तौर पर लंगड़ा कर चल रहा था। उसे शक हुआ और उसने तुरंत स्टेशन को कॉल किया। कई ऑफिसर्स पूरे एरिया में फैल गए और थोड़ी ही देर में जेबर्क को एक प्राइमरी स्कूल के पीछे जंगल के अंदर से ट्रैक करके गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो फिर से कस्टडी में था। 2 हफ्ते बाद उस पर फाइनली ट्रायल चला। ऑगस्टा बैंक रॉबरी और एमी शॉ, वे उनके परिवार के किडनैपिंग के चार्जेस में। असिस्टेंट US अटॉर्नी रिचर्ड गूल्सबी ने कोर्ट में पूरी ताकत से दलील दी, हमारा काम है कम्युनिटी की सुरक्षा और इस केस में यही जरूरी था कि हम कोर्ट से मैक्सिमम सजा मांगे। कोर्ट का फैसला, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, साथ में 5 साल की अतिरिक्त सजा, और ये सजा दी गई लेवेनवर्थ फेडरल प्रिजन, कैनसास में, बिना किसी पारोल की संभावना के। लेकिन जेबर्क अब भी नहीं बदला था। कुछ ही हफ्तों बाद उसे फिर से भागते हुए पकड़ा गया। इस बार वो एक लॉन्ड्री ट्रक के नीचे लटक कर प्रिजन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वो लगभग मेन गेट तक पहुंच चुका था। अब उसे ट्रांसफर कर दिया गया अटलांटा, जॉर्जिया की मैक्सिमम सिक्योरिटी फेडरल पेनिटेंशरी में। एक ऑफिसर ने कहा, अगर हैरी हुडीनी भी अटलांटा की इस जेल में होता तो वो भी नहीं निकल पाता, और क्रिस्टोफर जेबर्क कोई हुडीनी नहीं है। आज भी कोई हैरानी नहीं होगी अगर वो फिर कोशिश करे। लेकिन अब वो अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक में बंद है। हैरी हाउडिनी एक फेमस मैजिशियन, एस्केप आर्टिस्ट और स्टंट परफॉर्मर था। वो शख्स जो हथकड़ियों, ताले, पानी की टंकियों और बंद बक्सों से ऐसे निकलता था जैसे जादू हो। अगर आप उसकी पूरी कहानी नहीं जानते तो रुकिए, हमारी अगली ट्रू क्राइम स्टोरी में हम उसका सच सामने लाएंगे। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सच्चे केसों के लिए कहानी YT को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और असली
और चौंकाने वाली कहानी के साथ।